औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हटक केमिस्ट्री के साथ मैं हूँ ज़ीशान अख्तर। हमने एटॉमिक साइज़ के बारे में पढ़ा है। आज हम इंशाल्लाह शील्डिंग इफ़ेक्ट और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। शील्डिंग इफ़ेक्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और शील्डिंग इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। शील्डिंग इफ़ेक्ट, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट इज़ आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट is also known as screening effect। शील्डिंग इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। डिफिनीशन ये है, डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स, डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल और इनर इलेक्ट्रॉन। डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल और इनर इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर फोर्स का डिक्रीज होना, न्यूक्लियर फोर्स का डिक्रीज होना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करता है वो फोर्स डिक्रीज होना किस वजह से? जब इनर शेल और इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से हो जाए तो इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। अगर हाइड्रोजन को हम देख ले तो इसमें कोई शेल नहीं है, और अगर हम लिथियम को देख ले तो इसमें एक शेल है, तो इसमें शेल है। तो लिथियम के न्यूक्लियस यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम के न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जब ये फोर्स इस इनर शेल और इस इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से कम हो जाए, जब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स अप्लाई करता है वो इनर शेल और इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से कम हो जाए, तो इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ट्रेंड्स, शील्डिंग इफेक्ट और शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। Shielding effect or shell is directly proportional to size। साइज जितना बड़ा होता जाता है शील्डिंग इफेक्ट उतनी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट उतनी इंक्रीज होती जाती है। लेफ्ट टू राइट इन प्रेडिक्टेबल, अगर हम प्रेडिक्टेबल में देख ले, ठीक है, प्रेडिक्टेबल में लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो सेम शेल इज प्रोसेस एंड फेलिंग, number of shell remains constant, so shielding effect remain constant। अगर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो शेल तो कांस्टेंट है, शेल तो चेंज नहीं हो रहा, उसी शेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट हो तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेफ्ट टू राइट shielding effect remain constant, left to right shielding effect remain constant, और टॉप टू बॉटम shielding effect increase down the group। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो shielding effect क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो shielding effect इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है तो प्रोसेसली शेल भी इंक्रीज होते जाते हैं। जब शेल इंक्रीज होते जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगी? और इंक्रीज होगी। ये था शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी गिवन टू गैसियस एटम सो मच दैट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जब हम एक एटम जो गैसियस स्टेट में हो उसको हम इतना एनर्जी दे कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, तो इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक एटम है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है, इसको हम इतना एनर्जी दे, इस गैसियस एटम को हम इतना एनर्जी दे कि इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, कि इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए और पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। अब ट्रेंड्स हैं आयनाइजेशन एनर्जी में। ट्रेंड इस तरह है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
तो सबसे पहले थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, फिर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जब हम इस गैसियस एटम है इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहे तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब इससे अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहूं, अगर मैं A प्लस से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहूं तो इसके लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब A डबल पॉजिटिव आने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब हम दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं और इससे A पॉजिटिव से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा तो इससे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी A+2 से A+3 बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर ये एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर ये एनर्जी ज़्यादा होगी और ये एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। ये एनर्जी सबसे कम होगी और ये एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस तरह इस ऑर्बिटल जो है इसका इस सबशेल है, इसका एनर्जी ग्रेटर है देन P से और P का ग्रेटर है D से, D का ग्रेटर है F से। इसका एनर्जी सबसे ग्रेटर है। इससे हम इस शेल से इससे एनर्जी, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहे इस सब शेल से, जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहे तो इससे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू P से। फिर P से जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहे तो एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू D से, और D से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहे तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू F से। तो ज्यादा एनर्जी S के लिए रिक्वायर्ड है और कम एनर्जी F के लिए रिक्वायर्ड है। F के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है और S के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक इलेक्ट्रॉन को मैं S से निकालना चाहूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिथियम से S से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूं तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, और अगर मैं F से एनर्जी को निकालना चाहूं तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो डिपेंडेंट फैक्टर अब आयोनाइजेशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है एक, और दूसरा नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, एटॉमिक साइज और नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, इन दोनों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसका मतलब ये है कि एक एटम है उसका बड़ा साइज है तो इसके लिए कम आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, और एक एटम है उसका साइज छोटा है तो इसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि उसमें फोर्स ज्यादा होते हैं, और उसमें न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, और बड़ा साइज हो तो उस पे वैलेंस शेल पे न्यूक्लियस का फोर्स कम होता है इस वजह से, ठीक है। और नेचर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। पहले हम ऑर्बिटल की बात करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पर, एक कंप्लीट फेल ऑर्बिटल है, एक पार्शली फेल ऑर्बिटल है। एक कंप्लीट फेल ऑर्बिटल है, एक पार्शली फेल ऑर्बिटल है। कंप्लीट फेल ऑर्बिटल में क्या होता है, these ऑर्बिटल आर स्टेबल, सही। कंप्लीट फेल ऑर्बिटल आर स्टेबल ऑर्बिटल, मींस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजीली रिमूव्ड। इसका मतलब कंप्लीट फेल का मतलब है कि ये स्टेबल है, और इसका मतलब है कि इससे मुझे इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना हो तो हम इसलिए निकाल नहीं सकते, सही। इसके लिए एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और पार्शली फेल ऑर्बिटल, दीज आर अनस्टेबल ऑर्बिटल, मींस इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली रिमूव्ड। अगर मैं पार्शली फेल ऑर्बिटल हो और उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूं तो इससे मैं इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता हूं। तो कंप्लीट फेल ऑर्बिटल से वो स्टेबल होते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन मैं मुश्किल से निकालूंगा, ठीक है। उसके लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। और पार्शली फेल ऑर्बिटल से वो अनस्टेबल है, उसके लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, उससे इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, और लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है।
एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और इंटर न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता है। जब न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता है, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जब जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जब जाएंगे, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। जब साइज ज्यादा हो तो न्यूक्लियस वैलेंस शेल पे जो फोर्स लगा है वो कम होगा, तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इरेगुलरिटी, आयनाइजेशन एनर्जी में इरेगुलरिटी है। आयनाइजेशन एनर्जी में इरेगुलरिटी है। द इरेगुलरिटी इज ड्यू टू द नेचर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व। इरेगुलरिटी किस वजह से है? जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इसमें, इस वजह से क्या है? इरेगुलरिटी है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और मैग्नीशियम की कम है। लेकिन हम नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स को देख ले तो 3s2 है। मैग्नीशियम में 3s2 है और इसमें 3s2 और 3p1 है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम की कम होगी। ऐसे हम इजली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इससे इजली इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो मैग्नीशियम की ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है। ये 2020 के ETMCQs में NMDCAT में आया था ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग है वो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, तो मैग्नीशियम के। और नंबर सेकंड देखो, हम ये लगाते हैं कि एल्यूमिनियम की, क्योंकि हमें तो रूल्स ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, ऑफ कोर्स इंक्रीज। लेकिन हम अगर ऑर्बिटल को देख ले, जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, अगर उसके मुताबिक देख ले तो वो तो नहीं है ना, उसके वो तो मैग्नीशियम की ज़्यादा है, फिर एल्यूमिनियम की तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम की ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की ज़्यादा नहीं है। इस तरह नंबर 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख लें। रूल्स ये कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, बट किसकी इंक्रीज है? यहाँ पर नाइट्रोजन की ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। नाइट्रोजन की ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, ठीक है। ये रूल्स के मुताबिक नहीं है, ये इरेगुलरिटी है। और नंबर 3 मैग्नीशियम की ज़्यादा है बेरिलियम से, मैग्नीशियम की ज़्यादा है बेरिलियम से, बेरिलियम ऊपर है, मैग्नीशियम नीचे है। और नंबर 4 नाइट्रोजन की ज़्यादा है फास्फोरस से, नाइट्रोजन की ज़्यादा है फास्फोरस से। और नंबर 5 फास्फोरस की ज़्यादा है सल्फर से, फास्फोरस की ज़्यादा है सल्फर से। मैग्नीशियम की बेरिलियम से ज़्यादा है, नाइट्रोजन की फास्फोरस से ज़्यादा है और फास्फोरस की सल्फर से ज़्यादा है, फास्फोरस की सल्फर से ज़्यादा है। और मेटल्स हैव लेस आयनाइजेशन एनर्जी वेल हैव मोर रिएक्टिव। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो वो मोर रिएक्ट होगा, इसका मतलब ये हुआ, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि हम आयनाइजेशन एनर्जी से क्या कर सकते हैं? वी कैन डिटरमाइन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। हम आयनाइजेशन एनर्जी से क्या कर सकते हैं? अगर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमें पता हो तो आयनाइजेशन एनर्जी मुझे क्या देती है? आयनाइजेशन एनर्जी मुझे डिटरमाइन करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। थ्रू आयनाइजेशन एनर्जी वी कैन डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। और रिएक्टिविटी हम इसको कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिससे इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जिससे इजीली रिमूव नहीं कर सकते हो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये हम मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी हमें ये बताता है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, उससे हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फिर नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी को हम क्या करेंगे? नॉन मेटल्स की किससे निकालेंगे? ठीक है, उसके लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए हम आयनाइजेशन एनर्जी को यूज करेंगे, और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए हम एक दूसरी प्रॉपर्टी है उसको पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ाऊंगा।